हाय। आप देख रहे हैं स्क्रोल आइडियाज, स्क्रोल का लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू पॉडकास्ट। और मैं हूं शोएब दानियल। ये एक स्पेशल पॉडकास्ट है जो हिंदी में करेंगे हम लोग। निर्वाचन सर पर है। इलेक्शन कुछ ही चंद दिनों में शुरू होने वाला है इस रिकॉर्डिंग के बाद। हर बार की तरह ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होगा। जितने लोग इंडिया में वोट देते हैं वो कहीं और दुनिया में नहीं देते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जैसे कहते हैं। मगर इस बार जो निर्वाचन हो रहा है उस पर काफी सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये सच में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? क्या इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है जो कि जिसका नाम है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो क्या फुल्ली फुल्ली फूल प्रूफ है? वोटिंग रोल्स में कोई प्रॉब्लम ना है? वोटिंग की जो सुविधाएं हैं, जो वोटिंग की जो फ्रीडम है, वो सब इंडियन सिटीजन्स को दी जा रही है कि नहीं? इस पर काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं और इसको डिस्कस करने के लिए, इसको फर्दर अनपैक करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कन्नन गोपीनाथ। हेलो। कन्नन पूर्व इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी रह चुके हैं। हालाँकि जैसे वो हमें समझाएँगे, अभी भी उनका रेजिग्नेशन टेक्निकली एक्सेप्ट नहीं हुआ है। सो टेक्निकली ही इज़ स्टिल एन आईएएस ऑफिसर। वो ही इज़ अभी वो एक्टिविस्ट है, अभी वो एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक्चुअली इस विषय पर बहुत गंभीरता से सोचा है, लिखा है। वो एक अपने जब आईएएस करियर में रिटर्निंग ऑफिसर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने निर्वाचन कंडक्ट कराया है। तो इस मौजू पर, इस विषय पर डिस्कस करने के लिए कन्नन से अच्छा मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा अच्छा बंदा नहीं है। तो इसलिए हाय कन्नन। हाय हाय। हाय। आप अभी कहाँ से हैं? बॉम्बे से बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं अभी पुणे में रहता हूँ। पुणे में रहते हैं, राइट। तो आप अपना पहले अपना तजुर्बा बताइए। आपने रिटर्निंग ऑफिसर का जो किरदार निभाया था वो कब और कहाँ किया था? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आपने बताया कि मैं सिविल सर्विस में रह चुका हूँ, आईएएस में रह चुका हूँ। और 2012 से लेकर 2019 तक, 19 अगस्त के एंड में मैंने इस्तीफ़ा दिया था। हालाँकि इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं किया उन्होंने, अभी उसको लटकाए रखा हुआ है, क्या रीज़न है वो भगवान जाने। बीच-बीच में चिट्ठियाँ आते हैं कि क्या आपका राय है, वापस आना है, नहीं आना है। तो वो एक अलग मुद्दा है। पर इलेक्शन जैसे 2012 में गए थे दिल्ली, 2013 के इलेक्शन, तब जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन जो डीओ है उनके साथ काम किया था एज़ अ डिप्टी डीओ। और उसके बाद 2014 के इलेक्शन, उसके बाद जो मिज़ोरम में कुछ इलेक्शंस हुए, उसके बाद 2019 के जो इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें आरओ रह चुका हूँ। तो जो और इलेक्शन कराने का 3-4 बार कराने के कारण जो है, उसको काफ़ी करीब से देखा हूँ और उसको मेरी जो अंदर की क्यूरियोसिटी था, जिज्ञासा था इसके बारे में जानने के लिए, उसको लेकर काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी किया था इसके बारे में। और पूरा यकीन था, पूरा भरोसा था इस प्रोसेस पर इलेक्शन का। आज भी है, मैं नहीं मानता हूँ कि आज कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, पर मुझे लगता है कि जो 2019 के इलेक्शन जैसे जितना करीब से मैंने किया और देखा और सीखा, समझा, तो मुझे लगा कि कुछ खोट है या कुछ वल्नरेबिलिटीज़ है, कहीं न कहीं कुछ लूपहोल्स है, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और जिसको कमीशन नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, या जिसको ऐसे ही कह रहे हैं कि अरे इससे कुछ होता नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रस्ट है उसको होने दीजिए, ज़्यादा सवाल मत उठाइए, जब तक सवाल नहीं उठाएँगे, तब तक लोगों का भरोसा रहेगी। और तो यही तरीका है कि ना, या फिर सवाल ना उठाओ या फिर सवाल के जवाब ना दो या चुप्पी साधते रहो। तो ये रवैया से मैं ज़्यादा खुश नहीं था। मुझे लगा कि हुँ, जो भी प्रोसेसेस है, चाहे सरकार की हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कोई भी हो, सवाल पूछने से ही और उसके जवाब आने से ही, उसको परखने से ही उसका प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट होता है, वो उसमें सुधार होता है। बिल्कुल। और हमारी इलेक्शन की प्रक्रिया भी ऐसे ही है। 1952 से लेकर अभी तक देखेंगे तो कई बार इलेक्शन के प्रोसेस बदला है, और वो इसलिए बदला है क्योंकि लोगों ने सवाल पूछा है, उसमें सुधार माँगे हैं और कमीशन ने उस पर अमल किया है और उस पे जवाब दिया है। तो वो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी है, उस प्रोसेस को जारी रखना, हमारे लोकतंत्र के लिए भी और नागरिकता का बढ़ाव के लिए। बिल्कुल, सवाल से तो लोकतंत्र स्ट्रेंथन होता है, हाँ इसमें तो जी। कोई शक ही नहीं है। सनलाइट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट जिसको कहते हैं। आप जो ये कह रहे थे, आपने जो खामियाँ आइडेंटिफ़ाई की हैं, हम उस पर बाद में आएँगे, उस पर हम बहुत
गंभीर से विश्लेषण करेंगे। पहले हम लोग आते हैं, आपने जो कहा कि कमीशन ये दावा दे रही है कि वोटिंग प्रोसेस और खासकर ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, कोई भी वीकनेस नहीं है, कोई भी कमजोरी नहीं है। उनका दावा क्या है, आप पहले हमें समझाइए कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों वो किस किस बूते पर कह रहे हैं कि उनका ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। नहीं देखिए, कमीशन कभी सिर्फ मैं जितना समझता हूँ और जितना पढ़ा हूँ, जब से इलेक्शन करीब देखने लग गया था तब से, कमीशन का वादा हमेशा सिर्फ टेक्निकल नहीं रहा है। कमीशन का ने हमेशा कहा है कि टेक्निकली जो है कोई भी डिवाइस हो सकता है हैकेबल हो, पर हमारी जो ईवीएम है वो एक स्टैंडअलोन ऐसे कोई डिवाइस नहीं है जिसपे आप डायरेक्टली जाके हैक करें ना करें। वो ईवीएम जो है एक कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है, उसके कुछ प्रोसेसेस है जिसके थ्रू उसका चेक्स होती है, उसके कुछ सिक्योरिटीज है जो सबको एक्सेस नहीं देता है। तो ये सारे कारण, इसको अगर मैं डिवाइड किया जाए या कमीशन खुद जिससे इस तरीके से डिवाइड करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, वो है कि एक तो टेक्निकल सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, दूसरा जो है फिजिकल सिक्योरिटी जो कहते हैं, और तीसरा जो है प्रोसेस सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस चेक्स। तो ये तीन तरीके का जो है चेक्स जिसके कारण कहते थे कि हैक नहीं हो सकता, या अगर किसी तरीके से कभी हैक हुआ है या कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसको बिना पकड़े जाना मुश्किल है, कि कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में जरूर पकड़े जाएंगे। और ये जो प्रोसेस चेक्स है वो कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज की भागीदारी के साथ होता है, तो उनके सामने तो आएगा ही आएगा। अभी तक नहीं पकड़ा है इसका मतलब इसमें कोई खामियां नहीं है, ये प्रोसेस सही है। ये तीन अगर चेक्स को मैं बताऊं, ये तीनों चेक्स जो है इवॉल्व हुआ था अभी जो पहले ईवीएम जब आया था तब की बात है, वीवीपैट के आने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये जो पहले ईवीएम था उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें वीवीपैट नहीं था, सिर्फ दो डिवाइस हुआ करता था। एक बैलेट यूनिट होता था जिसमें जो बटन होता है और उसमें आप प्रेस करते हैं, और जो एक कंट्रोल यूनिट होता है जहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रहता है, जिसमें वो वोट रिकॉर्ड होता है, जिसके जरिए हम उसको काउंट करते हैं बाद में, जिसकी गिनती होती है। तो जब ये आया तो लोगों ने यही सब सवाल पूछे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो हैक हो ही सकता है, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जो कि हैक नहीं हो सकता। तो कमीशन की जो पहला रेस्पॉन्स इसमें था कि देखिए, इसको ऐसे कोई एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मत मानिए, इसमें कोई नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज नहीं है, इसमें कोई वायरलेस नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। तो ये स्टैंड अलोन डिवाइस इतना ज्यादा हमने जनता को भरोसा दिलाने के लिए यूज किया गया है कि ये ईवीएम जो है एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, और कोई डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ये कनेक्ट नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि ये रूडिमेंट्री डिवाइस है, कैलकुलेटर की तरह है। तो वो एक बहुत जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत एक आसान एग्जांपल था। मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन की ब्रिलियंस थी कि कैलकुलेटर तो सब यूज करते हैं, और कैलकुलेटर को कोई हैक थोड़ी ना करता है। तो ए 1+1 करेगा तो वो तो 2 देंगे, क्योंकि ना वो कनेक्ट करता है किसी उसके साथ, या ना कोई एक्सटर्नल डिवाइस के साथ, ना कोई इतना एडवांस दे कि उसमें कोई आप यूएसबी डाल के उसका कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये जो स्टैंडअलोन डिवाइस का और रूडिमेंट्री डिवाइस, स्टैंडअलोन रूडिमेंट्री डिवाइस है जैसे कि एक कैलकुलेटर है। अब कैलकुलेटर में आप 1 बटन करेंगे तो 1+1 करेंगे तो 2 होगा, बस यही काउंटिंग जो है कंट्रोल यूनिट करता है। इसमें इसलिए कोई हैकिंग नहीं पॉसिबल है, रिमोटली कोई हैकिंग नहीं पॉसिबल है, इस तरीके का एक दावा है। तो लोगों ने इस पे सवाल पूछने लग गया उस वक्त कि कैलकुलेटर भी हैक हो सकते हैं, मुझे आप कैलकुलेटर दे दीजिए, मैं उसको खोल के उसके अंदर चिप बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो आप ये क्या कह रहे हैं कैलकुलेटर नहीं हैक। तो वहां आया, कमीशन ने कहा कि ये कैलकुलेटर की तरह है, पर ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटर है जो आप खरीद सकते हैं और उस पर आप कुछ कर सकते हो। ये जो ईवीएम है ये बहुत ज्यादा एक फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर रहता है, हमेशा इसका ट्रैक होता है कि कहाँ से कहाँ जाता है, और एक पुलिस प्रेजेंस रहती है, इसकी जो गार्ड करने के लिए आर्म्ड पुलिस फोर्सेस रहते हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग रूम में डबल लॉक के साथ ताला लग जाता है, बाहर सीसीटीवी लगता है, और इसको खोलने के लिए पहले आमंत्रण देना होता है सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हो या कैंडिडेट्स को, उनके प्रेजेंस में ही, उनके उनके रहते हुए ही सिर्फ ये दरवाजा खोल सकते हैं हम, और उसके प्रेजेंस में ही इसको गिन सकते हैं, उसको ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ एक कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर है जिसके चारों ओर से निगरानी हो रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन हो रही है, और एक ट्रांसपेरेंसी है जब भी इसको खुलेंगे, इस पे कुछ करेंगे तो ये एक हो गया कि फिजिकल सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट वहां से आया। ये आपका जो सेकंड पॉइंट है, आपने पहले टेक्निकल कहा, उसके बाद अभी आप जो कह रहे हैं फिजिकल सिक्योरिटी के, वहां सिपाही तैनात होंगे, फिजिकल सिक्योरिटी, राइट। तो तब ये तीसरी बात आ गई। तो यही है सवाल और जवाब की जो प्रोसेस में कैसे हम सीखते हैं। तो तीसरा सवाल यह है कि
ये क्या बात हुई कि ये तो आने के बाद की बात है ना, ये सब जो आप कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स के प्रेजेंस में खोलेंगे, ये होगा, ये तो आ रहे कहीं और से, मैन्युफैक्चर तो कहीं और से आ रहे हैं, चिप तो कहीं इंपोर्ट हो रहा है, डिजाइन कहीं और हो रहा है, हमें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। और आबिर आने के बाद की प्रोसेस की बात कर रहे हैं आप, ये जो फिजिकल सिक्योरिटी, उससे पहले ही अगर किसी ने कुछ किया है तो आप कैसे, अब कैलकुलेटर में पहले ही आपने कुछ गलत फीड करके रखा है, तो इसको ना मुझे तोड़ने की जरूरत है, ना मुझे इसकी एक्सेस की जरूरत है, ना मुझे इस पे कुछ हैक करने की जरूरत है। ऑलरेडी जो है इसमें प्री डिजाइंड जो भी मैनिपुलेशन है वो हो सकता है। तो तब कमीशन ने दो तीन चीजें लेके आए सामने। वो पहला था कि आप हैकिंग किसी और किसी के लिए करना चाहोगे या किसी के खिलाफ करना चाहोगे, मैनिपुलेशन, है ना, तो उसका कुछ पर्पस होता है, कोई रीजन होगा करने के लिए। पहली बात कमीशन ने कहा कि ये कैंडिडेट ईवीएम जो है कैंडिडेट अग्नोस्टिक है। कैंडिडेट अग्नोस्टिक के इसका मतलब ये अनअवेयर है, या इसका मतलब है कि बैलेट यूनिट में अगर आप वोट अभी जाएंगे करेंगे तो एक पेपर स्लिप होगा जो कि बैलेट यूनिट में चिपकाया होगा कि पहला बटन के अगेंस्ट जो है लेफ्ट साइड में उस कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल होगा। वो पेपर चिपकाने के अलावा इलेक्ट्रॉनिकली मशीन को कभी पता नहीं होता कि कैंडिडेट 1 कौन है, कैंडिडेट 2 कौन है, किस पार्टी का है, कौन सी सिंबल है, कुछ भी नहीं पता होता, नाम क्या है कुछ भी नहीं पता होता। आपने सिर्फ चिपकाया हुआ है ना। और चिपकाने भी लोगों के सामने ही चिपकाते हैं। और काउंट करते वक्त भी ये नहीं कभी आता है कि कैंडिडेट, क्या बीजेपी को इतना वोट मिला या कांग्रेस को इतना वोट मिला या इस कैंडिडेट को, इस स्थानार्थी को मिला, ऐसा नहीं आता। आप वो काउंट करते आता है कि कैंडिडेट 1 इतना वोट, कैंडिडेट 2 इतना वोट। तो एक बात बताए कि खुद मशीन को पता नहीं है कि कैंडिडेट 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है। तो इसका अर्थ हुआ मतलब पहले से आप फिक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि को पता ही नहीं कि कैंडिडेट 1 में कौन सी पार्टी कैंडिडेट है, लगाई तो जाएगी। मशीन को पता नहीं है ना कि कौन बिल्कुल, कैंडिडेट। बिल्कुल। और दूसरी बात जो कमीशन ने कहा, आप ये भी नहीं यकीन कर सकते कि पहला हमेशा बीजेपी आएगा या कांग्रेस आएगा, सपा आएगा, बसपा आएगा, सीपीआई, ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि जो नेशनल पार्टीज है उनकी पहले आएंगे जरूर। उन जो जो आप सीक्वेंस ऑफ कैंडिडेट्स लिस्ट करते हैं, जो फॉर्म 7 है जिसको कहते हैं, जिसको पब्लिश करते हैं, तो वो आता है आपकी नॉमिनेशन के बाद, स्क्रूटनी और विड्रॉल के बाद और सिंबल अलॉटमेंट। ये 4 प्रोसेस के बाद आप एक फॉर्म 7 पब्लिश करते हैं, जिसके तौर पर पूरी बैलेट, पूरी इलेक्शन उसके बाद होता है। तो वो फॉर्म 7 में पहले जो है नेशनल पार्टीज आता है, उसके बाद स्टेट रिकॉग्नाइज्ड और फिर बाकी जो पार्टीज और इंडिपेंडेंस के आते हैं। और उसमें पर ऐसा नहीं आता है कि पार्टी के नाम से पहले और दूसरा आएंगे। वो जो वहां के जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, उसका उनका जो नाम है, उनका अल्फाबेटिकली जो है उसको उनको पहला या सेकंड मिलेगा। तो किसी का नाम, मान लीजिए मैं और आप एक चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा नाम के से शुरू हो रहा है या के से शुरू हो रहा है, तो मेरा जो है पहले आएंगे और आपका बाद में आएंगे। तो वो वहां का उम्मीदवार के ऊपर डिपेंडेंट है कि पहला कैंडिडेट कौन रहेगा या दूसरा कौन रहेगा। तो ये एक रैंडमनेस भी आ गया, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार को मैक्सिमम जगहों के खुद ही नहीं पता होता है कि उनको पार्टी से टिकट मिलने वाला है या कौन वहां से टिकट मिलने वाला है। तो ये बात जो सोचना कि बहुत पहले जब मशीन वहां से मैन्युफैक्चर करके आ रहे थे, तभी आप ये प्लान करेंगे कि नहीं मैं दूसरे कैंडिडेट को तीसरे कैंडिडेट को दे दूंगा या तीसरे को चौर में डिवाइड कर दूंगा, वो थोड़ा मतलब किसको कोई मतलब नहीं। आप कर सकते होंगे पर उसका कोई गेन नहीं है, किसको कहाँ जाने वाला है कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये कैंडिडेट, क्योंकि कैंडिडेट लिस्ट तो मतलब मेरे ख्याल से बहुत बार 2 हफ्ते पहले डिसाइड होता है बिल्कुल इलेक्शन के। इलेक्शन के 2 हफ्ते पहले, बिल्कुल 2 हफ्ते तो पहले हाँ, तो आपका आप जो ऐसे नहीं कि डिसाइड। बहुत 1 साल पहले प्लानिंग करके बैठ गए कि हाँ, कैंडिडेट तो 1 को मिलेगा वो वोट। कैंडिडेट ही कौन है आपको हाँ, पता नहीं है ना। तो पता ये ही एक नहीं। बात हो गई। और तो कमीशन ने ये कहा कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि इंटेलिजेंट मैनिपुलेशन हो सकता है, मान लीजिए आपकी बात हम मान के चले कि कोई और किसी और ने कर लिया, मान लीजिए एनएक्सपी दे रहा है, कोई और दे रहा है, उन्होंने कुछ कर लिया या फिर उसके बीच में कुछ हो गया, पर वो भी कुछ इंटेलिजेंटली कुछ नहीं कर सकता जिसके कारण कुछ आपका लाभ हो किसी का भी। और दूसरी बात फिर कमीशन ने कहा कि आने के बाद, ये ईवीएम आने के बाद पहला जो है एक रैंडमाइजेशन होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटते हैं हम, जिसको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए उतना है नहीं। पर क्योंकि अलग अलग, तो जब आने से पहले वो ईवीएम को ये क्लैरिटी नहीं है कि ईवीएम के नंबर जो है कि कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने वाला है, तो ये भी पता नहीं है। और उसके बाद कौन सा बूथ में जाने वाला है, वो सेकंड रैंडमाइजेशन प्रोसेस है। वो सेकंड रैंडमाइजेशन प्रोसेस जो है, ये फॉर्म 7 वगैरह पब्लिश होने के बाद, नॉमिनेशन ये सब होने के बाद सेकंड रैंडमाइजेशन होता है, जिसमें जो बीयू और सीयू साथ में मिला देते हैं। पहला रैंडमाइजेशन में ये बता देते हैं कि इतने सारे बीयू जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, ये सारे सीयू जो है कंट्रोल यूनिट जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे। उसके बाद सेकंड रैंडमाइजेशन में ये कहते हैं कि ये बीयू ये सीयू के साथ जुड़ेगा
तो ईवीएम बन गया, और ये ईवीएम जो है इस बूथ में जाएगा, तो एक साथ में जुड़ गया और एक ईवीएम बन गया, और ईवीएम जो है इस बूथ में जाएगा, इस तरीके का उसको। तो ये बूथ का अगर जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी में किस पार्टी का कुछ बूथ स्ट्रांग रहता है, कुछ बूथ वीक रहता है। अगर आपको वाकई में मैनिपुलेशन करना है, जिसका कोई सेंस हो, कुछ टारगेटेड मैनिपुलेशन करना है, तो मैं जिस ईवीएम में ये सब कर रहा हूँ, ऐसे तो आप कर नहीं सकते कि सारे ईवीएम पे करोगे तो कुछ उसका है नहीं। तो इसका मुझे ये जानकारी होना जरूरी है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा है और कौन सी बूथ में जा रहा है ये। तो ये एक पार्ट जो है। दूसरा जो बात है कि टू लेवल्स ऑफ रैंडमाइजेशन, 2 लेवल रैंडमाइजेशन। अगर मैं एक एनालॉजी दे सकूं, अगर मैं एक कंपैरिजन कर सकूं, एक तरीके से ताश के खेल में जैसे कार्ड शफल किए जाते हैं, हाँ जी, वैसे ही यहाँ पर चार लेवल पर शफलिंग हो रहा है यहाँ पर। हाँ जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोई भी नहीं कह सकता है कि कोई स्पेसिफिक ईवीएम स्पेसिफिक पार्टी के स्पेसिफिक कैंडिडेट के पास जाएगा, ये किसी को नहीं पता है। हाँ, कौन सी कैंडिडेट और कौन सी बूथ में जाएगा, ये आप पहले से आप यकीन नहीं कर सकते। आप इलेक्शन कमीशन को खुद नहीं पता है, इलेक्शन कमीशन को खुद नहीं पता। और उस खुद वक्त नहीं पता है। मैं एक और डिफरेंस कहना चाहूंगा कि उस वक्त जो है, जो रैंडमाइजेशन प्रोसेस हुआ करता था, वो लोकलाइज्ड हुआ करता था। वो जो है अपने अपने जिले में उनके सामने कोई सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करता था। जो लोकलाइज्ड एक सॉफ्टवेयर के साथ सॉफ्टवेयर या जो भी उसको कहिए, जो छोटा उसको बना देते थे, वहीं पे उसका रैंडमाइजेशन होता था। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड रैंडमाइजेशन प्रोसेस होता था और ट्रांसपेरेंट रहता था। तो कैंडिडेट्स कई बार बोलते थे कि 4 बार करिए, 5 बार करिए रैंडमाइजेशन, हम इस रैंडमाइजेशन से खुश नहीं है। तो रैंडमाइजेशन की प्रोसेस भी रैंडमाइज हो जाता था कि कितनी बार उसको एक्चुअली बोलने तक हमें इसको रोकना है। तो वो एक पार्ट थी। तो ये 2 प्रोसेस जो इनहेरेंट चेक्स है उसके बारे में बताया। जो तीसरा जो है, जो कि सबसे ज्यादा अहम है और जिसके कारण सारे कैंडिडेट्स और स्पेशली जो पॉलिटिकल पार्टीज को भरोसा जो ईवीएम पे आता है, वो है मॉक पोल, जिसको हम एक डमी पोल करके देखते हैं सबके सामने और बोलते हैं कि आप खुद डाल दीजिए 50 वोट जितना आपको डालना है और देखिए कि रिजल्ट वही आता है कि नहीं। अगर गलत आता है तो आपको पता चल जाएगा कि मशीन में गड़बड़ी है, और सही आता है तो आपको पता है कि मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आप करके देख लीजिए, है ना। इससे ज्यादा बेटर और क्या हो सकता है। तो ये 3 लेवल पे होता था। जो पहला स्टेप था एफएलसी, फर्स्ट लेवल चेक जब होता है, वो काफी एक्सटेंसिव होता है और वो करीबन 1-2 महीने पहले हो जाते हैं इलेक्शन से। तो उसमें क्योंकि कैंडिडेट्स तय नहीं होते, तो पॉलिटिकल पार्टीज, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको बुलाते हैं और उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रेजेंस में जो बेल या ईसीएल के इंजीनियर्स आते हैं और वो सारे फिजिकल चेक्स करते हैं कि बटन वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मशीन है तो डस्ट धूल उठ जाता है, तो कभी बटन कुछ काम नहीं करेगा, तो वो सारे चेक करते हैं। और जो है एक 1+2+2% एक फॉर्मूला है जिसमें आप 1% में इतना वोट 1000 या 1200 वोट डाल सकते हैं, 2% में 800 वोट डाल सकते हैं। इस तरीके से कैंडिडेट्स के प्रेजेंस में ही वोट डाल के चेक करते हैं कि इतनी सारे वोट, 1000 वोट, 1500 वोट, 1200 वोट डाल के चेक करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो सही आया है कि नहीं, क्या कंट्रोल यूनिट जो है सही दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे। इसमें थोड़ा सा ये डिफिकल्टी है, इसको हम सैम्पलिंग नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने 100 ईवीएम है आपके पास और आपने 5 ले लिया और उसमें से एक गलत आया, तो आप इस सैम्पलिंग के बेसिस पे ये कहेंगे कि हाँ 20% मेरा ईवीएम में गड़बड़ी हो सकता है। ये मैं समझता हूँ उस वक्त का प्रोसेस में भी गलती या फिर कुछ चूक था। उसको हम क्या करते थे कि उस ईवीएम को हम हटा देते थे और बोल देते थे कि हाँ ये बीएल और ईसीएल वापस जाएगा, और अगला जब अगला सही मिल जाए तो खुश हो गया। तो अगर 5 जब मिल जाए तो वी आर हैप्पी, है ना। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग तो नहीं कह सकते इसको, मतलब साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली सैम्पलिंग हम नहीं कर रहे हैं बेसिकली, उस वक्त भी नहीं कर रहे थे, जो कि एक तौर तरीके से किया जाता है आप जो टेस्टिंग कर रहे हैं। हाँ जी, हम बल्कि कहते हैं कि 5% सैम्पलिंग हो रहा है, 5% सैम्पलिंग नहीं हो रहा है। अगर 5% सैम्पलिंग होता तो उसमें एक भी अगर कुछ गलत मिलता तो हमें मान के चलना चाहिए कि उतना जो है परसेंटेज जो है गलत होगा, पर वैसा नहीं करते। ये एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, इसको समझने के लिए अगर किसी को और समझना है तो मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, अगर किसी समझना है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा जो जो भी इसके आगे। हम इसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही पेचीदा पॉइंट है। हाँ, तो ये इसको सर्च मान के चलिए कि 5% का सर्च मान के चलिए रादर देन सैम्पलिंग, ठीक है। जिस मोमेंट पे हमें 5% वर्किंग ईवीएम मिल गया, हम वहीं पे प्रोसेस खत्म कर देंगे। वो जो खराब है उसको हटा दें। ये फर्स्ट मॉक था, पर इसमें एक भरोसा आता है, लोग आके देखते हैं, अच्छा सब सही चल रहा है, आप कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद जो है सेकंड मॉक पोल, जो कि इवन मोर इम्पोर्टेंट है, वो है जो होता था नॉमिनेशन स्क्रूटनी, विड्रॉल, सिंबल अलॉटमेंट, और सेकंड रैंडमाइजेशन के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम कमीशनिंग कहते हैं या प्रिपरेशन ऑफ ईवीएम्स कहते हैं, वो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर है
जहाँ पे कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव या कैंडिडेट्स को खुद को बुलाते हैं, और उस वक्त जो है हमने अभी डिसाइड किया ना कि ये बीयू और ये सीयू साथ में इस ईवीएम पे जाएगा, तो हम उस वक्त जो है एक पेपर जो फॉर्म 7A का जो कॉपी है कि पहला कैंडिडेट कौन है, सेकंड कौन है, उसका सिंबल कौन सा है, तो वो जो है हम वहां पे चिपकाते हैं, उनका जो उसके बीयू में चिपकाते हैं। और उस वक्त चिपकाने के बाद, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जब चेक कर रहे थे तो अल्फा बीटा करके डमी कैंडिडेट नाम डाल के चेक कर रहे थे। इस बार जो है एक्चुअल कैंडिडेट्स के नाम इस वक्त उन्होंने वो चेक कर सकते हैं, और 1000 वोट वही 2%, 2%, 1% उस तरीके का कुछ उसमें आप कुछ चेक कर सकते हैं। और हर एक ईवीएम में 16 वोट तो डालना ही डालना है, 16 या जितने भी कैंडिडेट से उतना वोट डालना है कि बटन उनको दबाए तो उन्हीं को जा रहे कि नहीं जा रहे। और दूसरी बात जो है, इतनी परसेंटेज वोट में ईवीएम्स में आप खुद डाल के चेक कर सकते हो कि आपका रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एक सेकंड मॉक पोल था, जो कि मैं समझता हूँ ये सेकंड मॉक पोल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक प्रोसेस था। यहाँ भी वही था, स्टैटिस्टिकल नहीं था, सैम्पलिंग नहीं था, सर्च था। वो एक मैं समझता हूँ तो एक लूप होल। थर्ड जो मॉक पोल है वो इलेक्शन के दिन होता है। इलेक्शन के दिन क्योंकि लोग ये सवाल उठता था, ये तो इलेक्शन के दिन नहीं हो रहा, तो ये तो पहले का है, तो इलेक्शन के दिन में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बात थी कि इलेक्शन के दिन भी 50 या मतलब मॉक पोल मिनिमम 50 मॉक पोल करते थे, जिसके सामने सबके सामने जो पोलिंग एजेंट्स उनके सामने करते थे। उसमें एक कमियां लोग ये कहते थे कि क्योंकि 50 ही कर रहे हैं, पहला 50 ही कर रहे हैं, तो सबको पता है कि पहला 50 में कुछ करना नहीं है। पर ये अगर आप देखेंगे तो एक सेट ऑफ प्रोसेस है, जिसके कारण कमीशन को एक ट्रस्ट था इस प्रोसेस पे, और जनता को के ऊपर भी एक ट्रस्ट, जनता ने भी एक ट्रस्ट बिल्ड किया था इसके ऊपर, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स है इसमें इलेक्शन के प्रोसेस में, अनफॉर्चुनेटली सिविल सोसाइटी या फिर हम सिटीजन्स को उतना स्टेक होल्डर नहीं मानते जितना कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, इनको ही मानते हैं, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं मानते। तो कस्टडी बेस्ड प्रोसेस था, ट्रस्ट बेस्ड प्रोसेस था, कस्टडी चेन बेस्ड प्रोसेस था। फिर भी क्योंकि पार्टिसिपेटरी था और चेक्स थे, और ये चेक्स सार्वजनिक था, ट्रांसपेरेंट था, इसके कारण पारदर्शिता, इसलिए लोग इस पे भरोसा भी करने लग गए थे उस वक्त। और मैं खुद बहुत बार ईवीएम के डिफेंस में 2017-16 खूब ट्विटर पे लिखा हूँ, क्योंकि ये मैंने पढ़ा था और समझा था, और मुझे खुद नहीं लग रहा था कि एक टारगेटेड और इंटेलिजेंट मैनिपुलेशन पॉसिबल है। मुझे ये लगता था कि ठीक है, इधर उधर कर सकते हैं आप, वो होते होंगे, पर मेरा आर्ग्यूमेंट में कई सारे नेगेटिव्स थे, लोग मुझे काउंटर भी करते थे, पर दिस इज व्हाट आई फेल्ट, एंड मैंने उसके बारे में लिखा भी था काफी उस वक्त तक। तो ये था जो प्री वीवीपैट ईवीएम का जो प्रोसेस चेक्स जिसको हम कहते हैं। थोड़ा लंबा हो गया, पर प्रोसेस भी लंबा था। कोई बात नहीं। हाँ, अब आप ये बताइए, यहाँ पर ये जो आपने डिस्क्राइब की है एक्चुअली अपने आप में, तो एक्चुअली आपने खुद जो डिफेंड किया था, ये अपने आप में तो एक्चुअली इट इज अ वेरी गुड सिस्टम। ठीक है, अगर सही में ये फॉलो किया जाए, ये टेक्निकल प्लस फिजिकल प्लस प्रोसेस चेक्स, इन तीनों को अगर आप मिला दें और इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाए, सही में ईवीएम का वल्नरेबिलिटी होना एक बहुत ही रेयर अकरेंस होगा, अगर होगा भी। ठीक है, इट वुड बी लाइक अ स्टैटिस्टिकल राउंडिंग एरर बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट, इवन इफ इट डज हैपन, राइट। एंड ऑफ कोर्स हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग कभी भी परफेक्ट इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, वी कैन ओनली डू अ वेरी गुड इलेक्शन, राइट। परफेक्शन तो कहीं किसी भी स्फीयर में पॉसिबल नहीं है। मगर आपने एक बहुत बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया है कि इसके बाद जो वीवीपैट आया, उसने ये जो सब ने आपने एक्सप्लेन किया, ये जो तीनों चेक है, उन तीनों को एक तरीके से पूरा जो चेकिंग प्रोसेस है ईवीएम पर, वो एक तरीके से उस पर एक बहुत भारी और गंभीर सवाल उठाता है। आप पहले हमको ये समझाइए कि वीवीपैट होता क्या है, ताकि जो दर्शक नहीं जानते हैं वो जान पाए, और तब आप बताइए कि वीवीपैट के आने से इतना बड़ा जलजला कैसे आ गया ईवीएम के सिक्योरिटी। हाँ जी, नहीं मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि 100% करेक्ट इलेक्शन तो करना मुश्किल है, इवन तो हमें कोशिश करना चाहिए। जैसे कि पहले बैलेट पेपर होता था तो 2 मुद्दे होते थे, एक तो बैलेट स्टफिंग का, बूथ कैप्चरिंग में नहीं मानता, पर बैलेट स्टफिंग का होता था, बूथ कैप्चरिंग आज भी हो सकता है। और दूसरा जो था इनवैलिड वोट्स का, क्योंकि इधर उधर कट गया या फिर जिसको इनवैलिड वोट माना जाता है। ईवीएम के आने के बाद इनवैलिड वोट्स का मुद्दा खत्म हो गया, जिस तरीके से हम जानते हैं, और काउंटिंग एरर्स की चांसेस कम हो गया, और बैलेट स्टफिंग जो इन मास होता था उसको भी कम है। बैलेट स्टफिंग आज भी हो सकता है, पर उसमें क्योंकि एक इनहेरेंट डिले है, तो एक वोट डालने के लिए ऐसा नहीं है कि आप 100 वोट एक साथ डाल सकता है, तो उसका जो प्रोसेस डिले के कारण थोड़ा उसमें कंट्रोल चेक। तो ईवीएम में एक बिल्ट इन डिले है, आप एक मिनट में एक नंबर ऑफ वोट्स ही डाल सकते हैं।
तो ये बिल्कुल, तो सर। इसके पहले के जो प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए हमने कहीं न कहीं ईवीएम को ले आया। पर ईवीएम आने के इस प्रोसेस में 3 मैं समझता हूँ कि कुछ इश्यूज़ आए। एक हुँ, जो था कि वेरिफिएबिलिटी का मुद्दा है, वहीं से वीवीपैट आएगा कि वेरिफिएबिलिटी कब आए कि मैंने किसको वोट दिया मुझे कैसे पता है ना? मैंने तो एक बटन दबाया और बाद में हुँ, एक एग्रीगेट रिजल्ट आता है। ये मुझे कभी नहीं पता होता है कि मैंने जिसको वोट दिया उसी को वोट कास्ट हुआ है। जिसको आप इलेक्शन में कहते हैं कि कास्ट एज़ इंटेंडेड, रिकॉर्डेड एज़ कास्ट एंड काउंटेड एज़ रिकॉर्डेड, जिसमें एक वन टू वन राइट। मैपिंग होना चाहिए, एक वन टू वन मैपिंग होना चाहिए। वो जो कि वो बहुत बैलेट पेपर में ऑटोमैटिकली हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, जिस हर एक हुँ, जगह पे, है ना? या फिर हुँ, हुँ, दूसरे तरीके से आप मान के चलिए कि कोई भी एक प्रोसेस है जिसमें वोटर वोट डालते वक़्त अपनी वोट को वेरीफ़ाई करने का उसका उनका हक है। हुँ, और एक कैंडिडेट को काउंट करते हुए काउंट को वेरीफ़ाई करने का कैंडिडेट का हक है। ये 2 एक एक इसके खिलाफ कोई कुछ आर्ग्यू नहीं कर सकता है। अगर मैं किसी से भी कोई नहीं बोल पूछूँगा, सकता। जो ईवीएम को हुँ, डिफेंड भी करे, मैं अगर पूछूँ कि क्या एक वोटर को हक नहीं है अपनी वोट को वेरीफ़ाई करने का डालते हुए? अगर एटीएम से ₹100 निकालते हैं तो आप चेक तो करते हैं ना कि ₹100 ही निकला है कि नहीं निकला है। तो ये वेरीफ़ाई करने का हक जो है एक वोटर को है, वोटिंग के दौरान और एक कैंडिडेट को जो है काउंटिंग के दौरान काउंट को वेरीफ़ाई करने का हक है। तो इसलिए तब रिकाउंट बोलते थे, दोबारा काउंट करो, तीसरी बार काउंट करो, मुझे चेक करना तीसरी है, बार वेरीफ़ाई राउंड। करना है। तो ये जो हुँ, है, ये दोनों 2 जगह की वेरिफ़िकेशन। तो ईवीएम के आने के कारण जो है, ये 2 लेवल की वेरिफ़िकेशन ब्रेक हो गया। क्योंकि काउंट कैंडिडेट नहीं वेरीफ़ाई कर सकता क्योंकि मशीन ने जो बोला वो काउंट है, फाइनल है। अब हुँ, उसमें 10 बार दबाओ वही काउंट आएगा। क्योंकि आप हुँ। एक्चुअली और कुछ प्रोसेस तो कुछ डिफरेंट ब्लैक नहीं बॉक्स है होता है। वो तो, कैसे काउंटिंग कर रहे हैं ब्लैक हमें नहीं ब्लैक पता है। बॉक्स हाँ, 15 हुँ, बार उसमें दबा दीजिए वही आना। हुँ, दूसरा जो है वोटर को नहीं पता है कि अपने आप को उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा है कि मैंने जो वोट दिया है वो सही गया है। तो मैंने किसको वोट दिया है? मैंने जिनको वोट दिया है वही उन्होंने रिकॉर्ड किया है क्या? एक हुँ, एक ब्लू बटन आने से या फिर एक रेड लाइट दबने से मेरा जो भरोसा है वो आता नहीं हुँ, है। एक पॉइंट था जो कि वेरिफिकेशन इवन दो जो हमने कहा कि इनवैलिड वोट्स और जो बैलेट स्टफिंग के जो मुद्दा है, जो प्रोसेस के जो मुद्दे थे, हुँ, जिनको तो ये मैं समझता हूँ कि वेरिफिकेशन फंडामेंटल था और बैलेट स्टफिंग और इनवैलिड वोट्स जो थे, वो प्रोसेस लैकुने थे। हमने हुँ, प्रोसेस लैकुना को इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस में कुछ खामियाँ थे जिनके वल्नरेबिलिटीज़ थे, हुँ, उन उस उस उसको एड्रेस करने के लिए हमने कुछ फंडामेंटल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। फंडामेंटल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब ये है कि जो वोटर की जो हक है, एक 5 हुँ, साल में 1 बार अपनी सॉवरेनिटी जो है बताने का मौका मिलता है एक नागरिक को, है ना? सरकार को बताने के लिए कि आप सॉवरेन नहीं है, मैं हूँ, मैं अपनी सॉवरेनिटी आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, है ना? तो हुँ, वो 5 साल में 1 बार हमें मिलता है। वो उस ट्रांसफर को खुद वेरीफाई करने का जो है, उनका जो अधिकार है, वो कहीं न कहीं बहुत फंडामेंटल था वो। वैसे ही कैंडिडेट को वेरीफाई करने का। तो जो जो हारने वाले कैंडिडेट है, उनको इस प्रोसेस पे भरोसा हो तभी लोकतंत्र आगे बढ़ सकता है। जीतने हुँ, वाले हुँ, तो हमेशा खुशी रहेंगे जो भी प्रोसेस है। तो हारने वाले हैं उनको लगना चाहिए कि हाँ, मेरा जो 100 मीटर रेस था वो सही था। हाँ, तब मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ना कि प्रोसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वो एक वेरिफिकेशन तो फंडामेंटल एक जो है गया। और दूसरा जो बात थी जो ईवीएम के कारण जो खामियाँ आए, वो था सीक्रेसी ऑफ वोट जो कि पहले जो बीच में हुँ, अराउंड 90s में क्या शुरू हो गया था क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि इस बूथ से लोगों ने इनको वोट दिया, उनको वोट दिया। तो वो रिवेंज फीलिंग के साथ अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमारे खिलाफ वोट करे, कैसे करें? तो हम हुँ, चुनाव जीतने के बाद तुमको दिखाएँगे कि हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो ये जो एक तरीका था इस चीज़ को हटाने के लिए मिक्सिंग शुरू कर दिया था। मिक्सिंग मतलब सारे बूथ को एक साथ वोट डालेंगे और उसका काउंट करेंगे ताकि पता ना चले कि कौन-सी बूथ से किसने किसको वोट दिया है। ये बहुत बड़ा एक एम्पावरिंग एस्पेक्ट था बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए, जहाँ पे स्पेशली मसल पावर और मनी पावर ज़्यादा चलता था, तो वहाँ के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। एक सीक्रेसी की बात। ईवीएम में वो सीक्रेसी चला गया क्योंकि हम रैंडमाइज़ या नहीं करते काउंटिंग के वक़्त, ना मिक्स करते हैं, मिक्सिंग नहीं करते। हर एक बूथ का अलग-अलग काउंट करते हैं। तो हमें जो पता है कि इस बूथ के लोगों ने हमें इसमें से सिर्फ 2 ही लोगों ने वोट दिया, तो इस बूथ हमारा है नहीं। तो आप आएँगे तो आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सीक्रेट बैलेट एक तरीके से निर्वाचन का एक कोर प्रिंसिपल है हाँ जी, और हाँ जी। जो वो तय इंडिविजुअल लेवल पे और चाहे आप एंश्योर कर पाएँ, एक बूथ हाँ, लेवल इनफ है, मुझे एक रिटेलिएटरी या फिर रिवेंजफुल या वेंजफुल बिहेवियर करने के लिए। आप सुनेंगे कई बार आप कैंडिडेट जाते हैं, हुँ, तो आपने हमें वोट नहीं दिया, अगर इस बार नहीं दोगे तो मैं बताता हूँ कि क्या होने वाला है आपके साथ। कई कैंडिडेट से खुल के बोलते हैं, धमकाते हैं, वो क्यों धमका पाते खुल हैं? के बोल।
हाँ, कि क्योंकि ये आपके गाँव में सड़क नहीं बनेगा, आपके बस्ती में सड़क नहीं बनेगा, वैसे हाँ वो जी, बोलते हैं, तो बिल्कुल। बहुत सारे वो सोचिए मिसालें हैं यहाँ पर, उदाहरण हैं। वोट का जो ट्रांसपेरेंसी वोटर के लिए होना चाहिए था, हुँ। वो वो चला गया, और जो वोट का सीक्रेसी होना चाहिए था, वो भी चला गया। तो अभी जो ये कैंडिडेट है सब हुआ उनको ईवीएम के आने से, ये ये सब हुआ ईवीएम ईवीएम के आने से। ईवीएम के आने से, राइट। राइट। तो जो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, और जो जो जिसको हमने जो चीज हम खोए, हुँ, दोनों चीज में कह रहा हूँ। तो ये जो दूसरी बात ये थी, ये जो सीक्रेसी ऑफ एटलीस्ट एट द हुँ, बूथ लेवल पे जो सीक्रेसी था, या जो उसके कारण एक सिक्योरिटी मिलता था अपने मन से वोट डालने का, वो हुँ, चला गया। और ये भी सोचिए कि अगर 2-3 परिवार ही है, उनमें से एक किसी और को भी वोट कर नहीं सकते। सिर्फ कैंडिडेट की धमकी ऐसा मत सोचिए कि एक कलेक्टिव धमकी भी हो सकता है। मान लीजिए हम सबको इन्हीं को देना है, पर क्योंकि वो बूथ का पता चल हुँ, जाता है कि हाँ, 100 इधर गया, 1 इधर गया, तो एक हम में से कोई जो है गद्दार है जिसने किसी और को दिया। तो हुँ, ये एक लेवल की सरेंडर कर लिया हमने। इस पे काफ़ी कई सारे डिस्कशंस भी हुए थे। पर ये सारे मुद्दे लेकर ईवीएम पे सवाल उठने लग गया। तो एक एक वक़्त था जब वापस मिक्सिंग की बात शुरू करने लग गए थे, पर वो मिक्सिंग में क्या है, हर एक ईवीएम को एक के साथ दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि उसको एक नेटवर्क या फिर कम्युनिकेशन के तौर पर हुँ, उसको करना हुँ, पड़ेगा, जिससे कई सारे सवाल उठते। तो वो साइड हो गया। पर जो दूसरा था कि वोटर को वेरीफाई करने का हक है, अधिकार है, इसको लेकर हुँ, हुँ, 2008-9 उस वक़्त काफ़ी सारे मुद्दे चले। उस वक़्त जो अपोज़िशन पार्टी इसमें थे, बीजेपी थे, और कई सारे और अपोज़िशन पार्टीज़, उन्होंने सब इस पे कई मोर्चा खोले, कमीशन के पास गए। कमीशन ने जब लोग ईवीएम पे सवाल उठा के कमीशन के पास गए, उस वक़्त का जो कमीशन थे, इलेक्शन कमीशन, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया। उन्होंने बोला कि आइए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार बुलाया कि देखिए, लोकतंत्र में अपोजिशन पार्टीज को भी उतना ही रेस्पेक्टफुली, उतना ही साथ लेके चलना है जितना रूलिंग पार्टी का है, हुँ, स्पेशली इलेक्शन कमीशन। हुँ, तो उन्होंने साथ लेके गया, और वहीं से ये जो है एक वेरिफाइबल ट्रेल आना जरूरी है, ताकि जिसको वोटर देख सके, कम से कम वो अपना चेक कर सके। ये बात आ गई। और उसी दौरान जो है सुब्रमण्यम स्वामी, उनका जो केस है सुप्रीम कोर्ट में गया, और वहां से फिर वीवीपैट के डिसीजन भी आ गया। तो कमीशन की जो था कि हम ऐसे कुछ लेके आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जल्द से जल्द इसको लागू करिए, ताकि वोटर अपना वोट को जो है कम से कम देख पाए, हमने किसको वोट दिया। तो इस तरीके से वीवीपैट जो है एक बहुत जल्दबाजी में, बहुत एक अर्जेंसी में मैं समझता हूँ कि हुँ। इंट्रोड्यूस हुआ। अब वीवी मतलब जो बिना सोच डायरेक्शन, विचार के इंट्रोड्यूस हुआ, यही कहना चाह रहे हैं, बिना सोच विचार के हाँ, इंट्रोड्यूस हो गया। जितना सोच विचार होना चाहिए था। हमें ये हुँ, समझना है कि हर एक बार एक हम नया डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो एक हुँ, पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। हर एक बार एक एक मान लीजिए आप 4 लैपटॉप एक साथ सीरियली कनेक्ट करेंगे, तो उसमें से एक भी खराब हो गया है, उसमें से एक भी वल्नरेबल है, तो पूरा प्रोसेस वल्नरेबल होता है। तो क्या हमारी जो चेक्स एंड प्रोसेसेस जे थे, जो बीयू और सीयू के लिए थे, क्या वीवीपैट आने के बाद भी वो वैसे ही रहेगा, या वीवीपैट आने के बाद कुछ और पॉसिबिलिटीज है जिसको हमें करना चाहिए, या वीवीपैट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कैसे हम उसके स्ट्रेंथ को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको उनके इसके जो वीकनेस है उसको छुपाने के लिए। तो वो सारे, मुझे नहीं लगता कि उस दौरान इतना डिस्कशन हुआ। एक डायरेक्शन था कि जल्दी से जल्दी करो, और कमीशन के साथ में, ये मेरा गेस है, गलत हो सकता हूं मैं, कमीशन के हुँ, साथ एक दुविधा ये थी कि जो डायरेक्शन था वो था कि जो कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड होता है उसको प्रिंट करके वोटर को दिखाए, है ना, कि हुँ, वोटर उनको मिल जाए कि क्या रिकॉर्ड हुआ है। पर हमारे पास ऑलरेडी बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट ऑलरेडी थे बने हुए, लाखों में, लाखों की तादाद में बने हुए थे। अब एक अब कंट्रोल यूनिट का कोई आउटपुट था नहीं जिसके मैं प्रिंटर पे कनेक्ट करूं, जिसको हम वीवीपैट या हुँ, प्रिंटर जो है, तो ऐसे कोई प्रिंट आउटपुट पोर्ट था नहीं जिसको हम कनेक्ट करें। तो हमने एक बहुत दिमाग लगाया, जो टिपिकल इंडियन जिनको हम जुगाड़ कहते हैं। तो हमने क्या हुँ, किया, हमने कहा कि बैलेट यूनिट एक तरफ रखें, बीच में हम वीवीपैट को ले आए, एक डिवाइस है, और वीवीपैट के आउटपुट को जो है हम कंट्रोल यूनिट में कनेक्ट करें। तो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बीच में कनेक्टर नहीं लाते कोई पोर्ट का, जो दो हुँ, अलग हुँ, अलग हुँ, से कनेक्ट करने के लिए, ऐसे एक डिवाइस बीच में हुँ, लाए। तो बैलेट यूनिट से ये वीवीपैट, और वीवीपैट से कंट्रोल यूनिट, इस तरीके का एक एक्सटर्नली फिजिकली, मैं कोई भी चीज जो है अंदर की डिजाइन में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अंदर की हुँ, जितने भी डिजाइन है इन्होंने ना सार्वजनिक किया है, ना इसके बारे में हमें बताया गया है। तो जो भी एनालिसिस होगा वो ब्लैक बॉक्स की तरह ही होगा, कि बैलेट यूनिट एक ब्लैक बॉक्स है, कंट्रोल यूनिट एक ब्लैक बॉक्स है, और वीवीपैट एक ब्लैक बॉक्स है। तो तार जो है बैलेट यूनिट से फिजिकली वीवीपैट में जाता है, और हुँ, वीवीपैट से जो है कंट्रोल यूनिट में जाता है। और वीवीपैट का राइट। काम है कि
आप जो बैलेट यूनिट में प्रेस किया वो प्रिंट करके आपको दिखाए और जो है कंट्रोल यूनिट में उसका वोट चले जाए उसके बाद। तो ये वीवीपैट का प्रोसेस था, जो कि डायरेक्शन कुछ और था। जो रिकॉर्ड हुआ वो प्रिंट होना था, पर अभी जो है प्रिंट होके रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब फिजिकली एटलीस्ट जो प्रोसेस है, तो फिजिकली। इस पे अभी रिसेंटली एफएक्यू में उन्होंने कुछ तो क्लैरिफाई मतलब किया। रिकॉर्ड होने से पहले एक 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 स्टॉप है बीच में डेटा एक का, एक एक डिवाइस है बीच में, है ना, एक एक डिवाइस डिवाइस है बीच में, बीच में आता राइट। है। अब बैलेट ये एक तरीके से आप समझाइएगा कि ये आसमान से गिरा खजूर पर अटका वाली बात हो गई। आपने एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बीच में डिवाइस लगाया है जिसका नाम है वीवीपैट। इसको भी हम इससे भी हम सॉल्व कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि वीवीपैट हाँ, से मुद्दा पूरा सॉल्व नहीं हो सकता। पर राइट। वहां भी हमने कई सारे जुगाड़ किया, क्योंकि ये इस तरीके के डिवाइस लेके आया वीवीपैट का। और वीवीपैट का अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो उसमें है कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो हम्म। इसका दो पार्ट है कि ये वोटर वेरीफाई करने का हक होना चाहिए और इसका ऑडिटिंग होना चाहिए, है ना, ऑडिटेबल ट्रेल। तो ये दोनों चीज होना चाहिए, वेरीफाइबल और ऑडिट। तो ये बीच में आने के कारण एक मुद्दा ये हो गया। और दूसरा जो है, जो डायरेक्शन था कि सिंबल और नाम प्रिंट होना चाहिए कैंडिडेट का नाम और सिंबल प्रिंट होना चाहिए। तो मैं जब भी जाता हूँ जो जिनसे भी सवाल पूछता हूँ, आपने वोट किया है? हाँ किया है। ईवीएम स्टैंड अलोन है? हाँ स्टैंड अलोन है। आपने जब वोट किया तो वीवीपैट की पर्ची में क्या देखे आपने? तो बताएंगे कि हमने जो है वो क्या उम्मीदवार का नाम देखा और सिंबल देखा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि वो 15 दिन पहले वो उम्मीदवार को ही नहीं पता था उसको उनको वहां से टिकट मिलने वाला है। तो मशीन को कैसे हम्म। पता चल गया कि ये कैंडिडेट है इधर से? तभी तो प्रिंट कर पा रहे। तो प्रिंट कैसे कर पा रहे? मान लीजिए इंडिपेंडेंट है राइट, तो उनका सिंबल ही 15 दिन पहले अलॉट होता है। तो वो आपने वो राइट। बटन दबाया तो इनका नाम और इनका सिंबल वो प्रिंट कैसे कर रहे हैं? मशीन मशीन को किसी ने बताए होंगे तभी तो वो प्रिंट कर पाएंगे, नहीं तो कैसे प्रिंट कर। तो यही सवाल मैं पूछता था उस वक्त जो है, जो इस साल कमीशन ने एफएक्यू लेके आया, वो उस वक्त लेके भी नहीं आया था बहुत। अभी इस बार पहली बार उन्होंने कई कई सारी चीजें एक्नॉलेज किया है जो उनकी खुद की पहले एक्सप्लिसिटली नहीं बता रहे थे। और उस इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोलते थे कि ईवीएम जो है एक स्टैंड अलोन डिवाइस है और कोई डिवाइस से बात नहीं करता है, ना ही कर सकता है। अगर कोई और डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटो लॉक में चले जाएंगे, ऑटो स्विच ऑफ मोड में चले जाएंगे, वो मतलब उसके बाद काम करना बंद हो जाएगा। ये दावा था। तो मेरा एक क्यूरियोसिटी यही था, और ये क्यूरियोसिटी आया जब मैं रिटर्निंग ऑफिसर ट्रेनिंग करने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कंदन, ये मैं कहूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक दावा था इलेक्शन कमीशन का कि ये कि ईवीएम टेक्निकली सिक्योर है क्योंकि ये स्टैंड अलोन मशीन है। हाँ जी, राइट। अब आप जो कह रहे हैं, अनपैक करने के लिए, आप प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अब आप कह रहे हैं कि वीवीपैट के आने से अब तो ये स्टैंड अलोन नहीं रहा। बिल्कुल सही है बिल्कुल यार। तो जो बिल्कुल। एक तरीके से जो बहुत बड़ा बेसिस था, एक स्तंभ था हाँ ईवीएम जी, के सिक्योरिटी का, वो अब गिरा या नहीं गिरा हमको पता नहीं है, मगर इस पर एक बहुत बड़ा एक सवाल उठ चुका है क्योंकि जो हाँ जी, ओरिजिनल दावा था स्टैंड अलोन मशीन वाला वो अब तो रहा नहीं है। नहीं रहा। ना कि ना सिर्फ वो बिल्कुल। रहा, दूसरी बात जो है, कमीशन पहले कहता था कि वो रूडिमेंट्री वन टाइम प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की तरह एक डिवाइस था। राइट। तो वन टाइम प्रोग्रामेबल तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि हमें नाम और सिंबल पिक्चर वगैरह अपलोड करना है इसमें। तो प्रोग्रामेबल मेमोरी नहीं है तो आप इस पे अपलोड तो नहीं कर सकते। तो नहीं वन कर टाइम सकते। प्रोग्रामेबल की बात नहीं। अगर आप इसमें डेटा अपलोड कर सकता है और वो प्रिंट करे उसको, तो ये एक रूडिमेंट्री डिवाइस भी नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक मेमोरी मैप होना पड़ेगा तक कि आप लीजिए, मतलब अगर आपने एक चीज बताना भूल गया वो है कि मेरा बैकग्राउंड जो है इलेक्ट्रिकल का हूँ और मैं मोटरोला बिल्कुल, सेमीकंडक्टर, हाँ, बिल्कुल। फ्री स्केल की ये बताना चाहिए था सेमीकंडक्टर मुझे। तो फ्री स्केल हाँ, जो सेमी। कन्नन है वो खुद खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, तो ये मतलब ये हवा में बातें नहीं कर रही है जो कर रहे हैं। हमें समझ में आए या नहीं आए, उनको समझ में आ रही नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए उस लेवल तक मैं हाँ, नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वो डिजाइन कभी सार्वजनिक नहीं है, तो मैं उस पर बात नहीं करना नहीं चाहता है। हूँ। पर इतना हम जरूर बोल सकते हैं कि कुछ डेटा जा रहा है, उसका डेटा मैपिंग के साथ कुछ प्रिंट हो रहा है, जो कि पहले का सीयू वगैरह कुछ करता नहीं था, सिर्फ काउंटिंग करते थे वो डिस्प्ले हम्म। पर। तो ये तो बिल्कुल थोड़ा वन टाइम प्रोग्रामेबल स्टैंड अलोन रूडिमेंट्री डिवाइस का जो बात है वो दावा नहीं तो है। और एक दूसरी अगर मैंने ये इलेक्शन कमीशन, सॉरी जब इंटरप्ट, इलेक्शन में तुलना की थी कि पहले कैलकुलेटर की तरह है ईवीएम। हाँ जी, ठीक है। मगर अभी आज के तौर पर मेरे ख्याल से ये कंप्यूटर की तरफ बढ़ जा रहा है। बिल्कुल जस्ट टू बिल्कुल गिव अ सिमिली, एब्सोल्युटली। जस्ट टू गिव एन एनालॉजी।
ठीक है, क्योंकि एब्सोल्युटली। प्रोग्रामेबल डिवाइस है, इसमें अंदर मेमोरी है जो चेंज हो सकता है वगैरह वगैरह। तो जस्ट टू मेक द व्यूअर अंडरस्टैंड, नाउ इट इज मोर लाइक योर फोन और योर लैपटॉप राइट हाँ जी। और दूसरी बात जो है, कमीशन ने इस बात को भी एक्नॉलेज किया इस बार के एफएक्यू में कि इसमें अभी 2 मेमोरीज है, जो एक नाउ। वन राइट, टाइम प्रोग्रामेबल है और दूसरा जो है प्रोग्रामेबल है। ये पहली बार राइट, एफएक्यू में एक्नॉलेज किया है, जो कि वाओ। कंटिन्यूअसली बोलते आए। वीवीपैट इंट्रोड्यूस होके अभी ऑलमोस्ट 10 साल हो रहा है। हम्म 2019 जो है पहला इलेक्शन था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जिसमें वीवीपैट हुआ था। मुझे याद है 2014 के इलेक्शन में भी न्यू दिल्ली या उसमें हमने ट्रायल के तौर पर वीवीपैट इंट्रोड्यूस उसका इलेक्शन करा थे। तो इतना ज्यादा, इतने टाइम के बाद पहली बार एक एक्नॉलेज किया है कि हाँ प्रोग्रामेबल कंपोनेंट है। और ये भी एक्नॉलेज किया है कि ये स्टैंड अलोन नहीं है, इसमें एक डिवाइस कनेक्ट होता है, उसका नाम है एसएलयू, सिंबल लोडिंग यूनिट। ठीक है, अभी तक जो इलेक्शन के बारे में जानते होंगे वो एसएलयू के बारे में कभी सुने ही नहीं होंगे कि एसएलयू करके एक डिवाइस होता है। तो पहली बार वो उसके बारे में एक्नॉलेज किया है। तो ये एक बात होगी। और दूसरी, जो कमीशन वीवीपैट जब इंट्रोड्यूस किया तब अगेन जनता को भरोसा दिलाने के लिए कहा, तो कैलकुलेटर है और वीवीपैट जो है एक प्रिंटर है। तो जो कैलकुलेटर के पास जा रहा है वो बस प्रिंट करके दे रहा है आपको, इतना सिंपल है। पर इस लॉजिक में बहुत बड़ा एक खामी, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है ना, कंप्यूटर के हम्म आउटपुट में जाता है। यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड मान लीजिए बैलेट यूनिट है, जहां पे आप इनपुट दे रहे हैं, जहां पे आप प्रेस कर हम्म रहे हैं। उसके बाद आपका प्रिंटर आ रहा है, जिसको आप वीवीपैट कह रहे हैं। वो प्रिंटर के आउटपुट में आपका जो है कंट्रोल यूनिट जा रहा है। तो ऐसे तो कोई डिवाइस नहीं, प्रिंटर नहीं होता जो कि एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करे। तो ये प्रिंटर हम्म की जो एनालॉजी, मुझे लगता है कि जानबूझ के था, मैलाफाइडी था, बोनाफाइडी था, मुझे नहीं पता, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप गलत बोल रहे हो गलत है। जनता को। हाँ, एसेंशियली आप झूठ बोल हम्म रहे हो कि गलत एनालॉजी दे रहे हैं कि, और स्टैंडअलोन डिवाइस की जो एनालॉजी दे रहे हैं वो भी गलत है। और ये सारी बात वहां पे आता है कि ये कब हम ये कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन इसमें अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि अभी हमें अपलोड करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रिंट होके आना है। तो और ये भी क्लियर हो गया कि ये डिवाइस जो है बीच में है, ये डिवाइस जो है कंट्रोल यूनिट से भी बात करता है, ये डिवाइस जो है बैलेट यूनिट से भी बात करता है। और यही डिवाइस पे जो है एक्सटर्नल डिवाइस जो है उससे कनेक्ट किया है जो अपलोड करने के लिए। तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक डिवाइस हो गया बीच में, वीवीपैट जो है। तो ये इसमें कनेक्शन कब होगा, ये एक मैटर आ गया कि मैंने ये सवाल आरओ की ट्रेनिंग जो हो रहा था 2019 में, तब कमीशन से पूछा कि कमीशन नहीं थे, जो भी ट्रेनिंग दे रहे थे उनसे मैंने ये पूछा कि हमारे अभी तक तो दावा था कि ये स्टैंड अलोन है, ये है वो है, और अभी हम कह रहे वन टाइम प्रोग्रामेबल है, अभी हम कह रहे हैं कि ये तो प्रिंट करके दे देंगे कैंडिडेट के नाम और कैंडिडेट के सिंबल। वो तो कैसे पॉसिबल है, 15 दिन पहले तो पता ही नहीं होता किसको मिल रहा है, कौन सा सिंबल रहेगा। तो उन्होंने कहा कि वो आप टेंशन मत लीजिए, बेल और ईसीएल के इंजीनियर्स आएंगे, वो अपलोड करके चले जाएंगे। तो मुझे लगा कैसे कैसे अपलोड करके चले जाएंगे, मतलब तो कुछ तो डिवाइस कनेक्ट करते होंगे अपलोड करने के लिए। उस वक्त तो एक्चुअली बल्कि लैपटॉप यूज करते थे, एसएलयू तो बाद में आया। राइट, उस वक्त जो है लैपटॉप यूज करते वाओ। थे। अभी भी लैपटॉप है, अभी भी अगर आप एक कमीशनिंग का दौरान अगर जाने का आपको मौका मिलेगा, उसे मिलेगा नहीं, हम्म पर अगर मिलेंगे तो जाइएगा, तो एक लैपटॉप होगा, कई सारे सिंबल लोडिंग यूनिट्स होंगे। जो लैपटॉप इसलिए यूज करता है क्योंकि जो सिंबल्स है यूज करता था एटलीस्ट 2019 में, तो कि सिंबल्स का जो है वो बहुत स्पेसिफिक रहता है डायमेंशंस। तो वो सिंबल्स, फ्री लोड सिंबल हम्म जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड करके एक वीवीपैट शीट तैयार करते थे। उस वीवीपैट शीट को जो है कई सारे सिंबल लोडिंग यूनिट, जो एक छोटा सा यूएसबी टाइप डिवाइस मान लीजिए, सीरियल डिवाइस, सीरियल कनेक्टेड डिवाइस है, उसको उसमें डाउनलोड करते थे। फिर हर एक वीवीपैट को ये एसएलयू कनेक्ट करते थे। तो मान लीजिए हम्म इंटरनेट, लैपटॉप, लैपटॉप से एसएलयू, एसएलयू से वीवीपैट। ठीक है, ये 15 दिन पहले हर एक वीवीपैट में कनेक्ट होता था। और ये कब होता था, इसमें मान ये ये होता था जब पहले कैंडिडेट्स की सीक्वेंस आपको पता चल गया, क्योंकि तभी आप अपलोड कर सकते हैं। तो जो पहले हमारा जो दावा था कि कैंडिडेट्स का सीक्वेंस आपको पता ही नहीं है, वो अभी सही नहीं लगता, क्योंकि कैंडिडेट का सीक्वेंस पता है, क्योंकि आप खुद ही अपलोड कर रहे हो कैंडिडेट के सीक्वेंस, कि आपको इन्फॉर्मेशन आ गया। दूसरा कोई जो है, जब कनेक्ट हो रहा है, दोनों रैंडमाइजेशन होने के बाद आप कनेक्ट कर रहे हो। दोनों रैंडमाइजेशन हम्म मतलब ना कि सिर्फ कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा है, ये कौन सी बूथ में जा रहा है, कौन सी पोलिंग बूथ बूथ पे में जा जा रहा है। रहा है। जब मैं एक वीवीपैट को कनेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये वीवीपैट जो है इस बूथ में जाने वाला है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन जब मेरे पास है। और जो तीसरा जो है कि इलेक्शन डेट कौन सा है, इलेक्शन डेट कौन है, कौन सा इलेक्शन डेट नहीं, ये 3 इन्फॉर्मेशन मेरे पास प्रायर है जब मैं ये डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ। अब कमीशन कह रहा है कि जो एसएलयू है
वो ईवीएम इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है, ऐसे उन्होंने पहले बार एक्नॉलेज किया कि जस्ट टू आई स्टॉप यू देयर कन्नन, एक सेकंड। तो जस्ट टू, हम लोग ने कहा कि पहले तो हम लोग 3 चेक थे ईवीएम के, टेक्निकल, फिजिकल और प्रोसेस। ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी सिद्ध कर दिया है कि जो टेक्निकल चेक है स्टैंड अलोन मशीन का, वो वीवीपैट उसको रद्द कर देता है। अब वीवीपैट के आने के बाद ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन नहीं रहा है। ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं है। अब आप दूसरा जो पॉइंट कह रहे हैं, जो मेरा ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही जरूरी पॉइंट है, कि जो प्रोसेस चेक था कि हर चीज रैंडम था, वो अब वीवीपैट के सिंबल अपलोडिंग की वजह से ये भी डिस्ट्रॉय हो गया, राइट? अब ये भी नहीं रहा, राइट? सो दीज आर द 2 पॉइंट्स। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स यहाँ पर वीवीपैट के आपके आने से आप कह रहे हैं कि जो 2 इलेक्शन कमीशन के जो दावे थे, जिसके बेसिस पर वो कह रहे थे कि एन ईवीएम इज ऑलमोस्ट सर्टेनली सिक्योर, वो अब आज की तारीख में वो ट्रू नहीं है। प्लीज गो अहेड। ना, तो ये अभी मैं कंक्लूड कर रहा था कि ना कि सिर्फ वो हुआ, फिजिकल सिक्योरिटी का क्या था कि आपको कैलकुलेटर कोई टच नहीं कर सकता, कोई उस पर एक्सेस नहीं। यहाँ पे तो आप खुल के एक्सेस दे रहे हैं, क्योंकि जो एसएलयू है वो एक 8 पिन कनेक्टर, सीरियल कनेक्टर के साथ आप कनेक्ट करते हो, और ना ही एसएलयू ना ही वो लैपटॉप ये रिटर्निंग ऑफिसर का कस्टडी चेन में रहता है। वो जो है एक बाहर की डिवाइसेस है जो कि इंजीनियर्स ले आते हैं, और इंजीनियर्स पोलिंग का ठीक एक दिन बाद जो है P+1 उसको ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी बीयू सीयू और वीवीपैट की तरह वो स्ट्रॉन्ग रूम में रहता है, उसके बाद में ऑडिट कर सकता है या फिर फॉरेंसिक वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक्सटर्नल डिवाइस की तरह लेके आते हैं और उसको जो है पोलिंग P+1 के दिन जो है उसको लेके जाता है, और उस डिवाइसेस के साथ हम फिजिकल, हमारे सामने ही हम फिजिकली कनेक्शन दे रहे हैं। तो उसके बाद पर AK-47 और MI16 लगा के कुछ ज्यादा फायदा है नहीं, जिसका मैं समझता हूँ फिजिकल सिक्योरिटी। तो वो एक पार्ट हो गया। जो तीसरा था, जो क्योंकि हमने अभी तक टेक्निकल बोला, जो रूडिमेंट्री डिवाइस के बारे में कहा कि रूडिमेंट्री नहीं रहा, वन टाइम प्रोग्रामेबल जो कमीशन ने खुद कहा कि अभी ऐसे नहीं रहा, जो कहा कि स्टैंड अलोन है वो उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि एक एसएलयू करके एक डिवाइस है जिसका कनेक्ट होता है। जो कैंडिडेट एग्नोस्टिक है, कैंडिडेट अनअवेयर है, वो नहीं रहा, क्योंकि वीवीपैट जो है जैसे आप प्रिंट कर रहे हैं उसको पता चल रहा है ना कि किसको वोट जा रहा है, तभी तो वो प्रिंट कर पा रहे हैं। तो वीवीपैट को तभी पता है कि किस किसको कितना वोट दिया है, मतलब काइंड ऑफ लाइक कितना वोट जा रहा है, तभी वो प्रिंट करके दे रहे हैं। तो वो कैंडिडेट अवेयर हो गया। जो कैंडिडेट का सीक्वेंस की जो रैंडमनेस था वो आपने गवा दिया, क्योंकि वो डिक्लेयर होने के बाद आप जो है इसको कनेक्शन कर रहे हैं, इसके एक्सटर्नल डिवाइस की कनेक्शन कर रहे हैं। जो डिवाइसेस, जो कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिवाइसेस आरओ की कस्टडी चेन में नहीं है, ये सारी ईयू सीयू बीयू और वीवीपैट की जो एक बहुत बड़ी मुद्दा थी, वो सारी आरओ की कस्टडी चेन में रहते थे। इलेक्शन आरओ मतलब रिटर्निंग ऑफिसर जो निर्वाचन कराता है, रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये था। तो जो ऐसे एक्सटर्नल डिवाइसेस जब कनेक्ट हो रहा है, तो आपके जो ईवीएम के कैंडिडेट के रैंडमाइजेशन जा चुका है, बूथ लेवल रैंडमाइजेशन जा चुका है, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल रैंडमाइजेशन जा चुका है, और जो एफएलसी था, जो जिसपे हमने कहा कि सबसे मेजर चेक होता था पहले, वो इससे कई टाइम पहले हो चुका होता है। जो एफएलसी फर्स्ट लेवल चेक है 1-1.5 महीने पहले इसके हो चुका, तो उसके जो मॉकपोल भी जो उस वक्त हो चुका है। तो ऐसे मान के चलिए आपने पूरा कंप्यूटर स्कैन कर लिया, उसके बाद एक रैंडम यूएसबी आके उसमें लगा दिया, तो इसके पहले का जो कंप्यूटर स्कैन का कोई मतलब रहा नहीं, आपने जब इसको कनेक्ट कर दिया, क्योंकि पहले जो प्री स्कैन आपने किया उसका कोई वैल्यू रहा नहीं, तो वो एफएलसी कंप्लीटली नेगेटेड हो गया। अभी जो बचा है, 2 ही चीज हमारे पास पूरा प्रोसेस में बचा है, वो है जो कमीशनिंग के दौरान जो एक मॉक पोल है, और जो इलेक्शन डेट के दौरान जो है मॉक पोल है। जो कमीशन के दौरान जो मॉक पोल, जिसको मैं मतलब थोड़ा बहुत अभी भी मानता हूँ कि उसकी थोड़ा सैनिटी है, पर वहां भी सवाल इस बात पे उठता है, क्योंकि आपको पता है जब आप कनेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन डेट कौन सा है, तो आपको प्रायर इंफॉर्मेशन है कि आज इलेक्शन डेट नहीं है, तो आप अगर कोडिंग कर सकता है, प्रोग्रामेबल मेमोरी है, अगर मैनिपुलेशन हो सकता है, वी डोंट नो, बट अगर हो सकता है तो ओवरकम करना जो है इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, कि आज के मॉक पोल मत करो, कल के मत करो, या 50 का जो सीक्वेंस है, वो मॉक पोल्स का भी जितना जो इंपॉर्टेंस था वो रिड्यूस हो गया। तो इन अ वे हमने ये जो पूरा एडिफाइस था, जो सिक्योरिटी का जो एडिफाइस था, ईवीएम सिक्योरिटी का, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी का, उसको एक वीवीपैट को लाने के कारण, जो एक मैं समझता हूँ वीवीपैट आना जरूरी है, क्योंकि वो फंडामेंटल एक इश्यू को सॉल्व कर रहा था, वो था कि मैं वेरीफाई करूं, पर वो भी सॉल्व नहीं किया, उस पर भी आऊंगा, पर उसका अटेम्प्ट था ये, जो ईवीएम की सिक्योरिटी के प्रोसेस को हमने सरेंडर कर लिया।
पर वीवीपैट आने का बहुत अच्छा रहता अगर वीवीपैट को वीवीपैट की तरह यूज करते, क्योंकि उसमें वेरीफाइबिलिटी की बात आती है और एक ऑडिट की बात आती है, वेरीफाइबल एंड ऑडिट। हमने वीवीपैट भी बनाया, उसमें भी हमने अपने नागरिक पे भरोसा नहीं था। हमने ये नहीं कहा कि हम प्रिंट करके वो वोट उनके पास देंगे और वो कहीं पे डाल सकता है। हमें ये लगा कि वोटर जो है वो प्रिंट लेंगे और उस पर लेके चले जाएंगे, या फिर कोई और पर्ची डाल देंगे, या फिर वो फाड़ देंगे या कुछ करेंगे। एक्चुअली वो एक ट्रस्ट की बात है, हम अपने नागरिक को कितना रिस्पॉन्सिबल और मानते हैं। हमने कहा कि क्योंकि हमें उतना भरोसा नहीं है आप लोगों पे, तो हम जो है एक उसके अंदर, एक कांच के अंदर इसको प्रिंट करके 7 सेकंड दिखाएंगे आपको और उसके अंदर ही डाल देंगे। तो उससे वेरिफिकेशन नहीं होता, वो आपका प्रिज्यूम्ड वेरिफिकेशन है। मैं अगर मान लीजिए 7 सेकंड उधर देख लिया, मैंने देखा भी नहीं, कई सारे तो मैं खुद ही देखता था, जो बुजुर्ग है वो आके बटन दबाते हैं और उसके बाद देखते हैं बेटा अब क्या करूं, ठीक है जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करना है। उतने में तो उनका प्रिंट होके बाहर निकल जाता था, वो अंदर वो तो देखते भी नहीं थे। तो ये प्रिज्यूम्ड वेरिफिकेशन है, क्योंकि इसमें वोटर का कोई एजेंसी नहीं है इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस, जीरो वेरिफिकेशन एजेंसी। तो ये इसमें मैं मतलब इट इज, मैं कभी इसलिए वेरीफाइबल नहीं बोलता हूँ इसको, सीन वोटर ने देखा या प्रिज्यूम टू बी सीन, इवन दो अगर देख भी लिया मान लीजिए और उनको लगा कि ये गलत है, तो भी उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है अपना वोट को करेक्ट करने के लिए। एग्जैक्टली ये मैं आपसे पूछना चाहता था। सपोजिंग किसी वोटर ने, किसी बंदे ने देखा है वीवीपैट का जो रिजल्ट आया 7 सेकंड में, उसने देख लिया और वो रिजल्ट गलत है, हाँ जी, उसने ये बटन दबाया नहीं, उसके बाद उसके पास क्या चाह रहा है? नहीं उस वोट तो कुछ नहीं कर सकते, पर अगला वोट जो है वो मांग सकता है कि मुझे एक टेस्ट वोट दीजिए, ठीक है। राइट, और वो राइट। टेस्ट वोट जो है वो सबके सामने, सबके पोलिंग बूथ एजेंट्स जो है, पोलिंग एजेंट्स और इन सबके सामने होगा, और वो चेक करेंगे और उसके बाद वो प्रिंट हुआ है कि नहीं है वो देखेंगे। अगर वो सही निकला तो इनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है जिन्होंने सवाल उठाया, और सही नहीं निकला तो ये डायरेक्शन है कि उस ईवीएम को जो है साइड हटा दिया जाए और कमीशन को इन्फॉर्म किया जाए, ठीक है, ये है। पर इसमें ये बात समझना होगा, वो खुद का वोट कभी वेरीफाई नहीं किया उन्होंने, खुद का वोट तो जा चुका है। ये जो वोट वेरीफाई कर रहे हैं ये डमी वोट है, जो जिसका जीरो वैल्यू है, जिसको डिस्काउंट होने वाला है, जिसके कोई मतलब है नहीं। तो ऐसे हो गया कि आपने बोला आपको 100 रुपया दे दिया और ये आपके नाम पे 100 रुपया मैंने इसको दे दिया बोल दिया, ठीक है, वो आपने देखा नहीं या देख लिया, आपने बोला अरे पता ये तो 100 नहीं है 50 है, या मान लीजिए कुछ और है, तो हम बोलेंगे अच्छा मैं 1 मिनट में दोबारा दिखाता हूँ डमी, और मैं उनको दिखाऊंगा कि 50 रुपया दे दिया, देखो ये 50 है ना, तब बोलेंगे हाँ 50 है, हाँ तो पहले भी 50 था। ये कैसे बोल सकते हैं, इसका वेरिफिकेशन कैसे बोल सकते हैं? कुछ तो साइंटिफिक मतलब रीजन होगा कि आप वेरिफिकेशन जिस चीज को कहते हैं, ये मतलब इट इज एन अफरंट टू द सेंसिबिलिटीज ऑफ द सिटीजन, कि हाँ आपके हम मान के चल रहे हैं कि आप तो वेरीफाई कर लीजिए, आपने बटन दबाते थे पहले, अभी तो बस बेसिकली आप जो कहना चाह रहे हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि जो वोट रिकॉर्ड हुआ ईवीएम में वही 100% वीवीपैट के स्क्रीन में दिख रहा है, क्योंकि वो नहीं, दोनों अलग चीज है। नहीं क्योंकि वो दोनों अलग चीज है, 100% वही दिखना चाहिए, उसमें है ही नहीं कि मैं उसमें क्या कुछ और दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इस बात पे मुझे ये प्रॉब्लम है कि हमने जो है ईवीएम की जितने भी सिक्योरिटीज थे वो हमने सरेंडर कर लिया। वो सरेंडर हमने इस बात पे किया कि वोटर अपना खुद का वोट जो है वेरीफाई कर सकता है, वो एक बात थी, सबसे बड़ी उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये थी। लेकिन बाकी तो हमने सारे सरेंडर कर दिए, जो कस्टडी चेन वाली आर्गुमेंट्स थी, जो ट्रस्ट वाली आर्गुमेंट्स थी, वो सारे हमने सरेंडर कर लिया, प्रोसेस वाली आर्गुमेंट थी सब सरेंडर कर लिया। एक ही बात कही कि अभी वोटर खुद वेरीफाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा क्या चाहिए। और उसके बाद हमने वोटर को वेरीफाई भी नहीं करने दे रहे, वोटर को बोल रहे हैं कि आप ठीक है, आप चले जाइए, हो गया आपके, और आप चेक करेंगे, अगर गलत साबित हो गया तो आपके ऊपर ही मुकदमा हो सकता है। तो ऐसे तो कोई है नहीं कि जो वोटर है जो कि एक वोट के लिए इतना सब करे कि भाई केस फाइल हो सकता है मेरे सामने। देखिए हम मशीन पे इतना भरोसा करते हैं कि जनता अगर मशीन पे सवाल उठाए तो जनता के ऊपर एफआईआर करेंगे। ये और 5 साल में एक बार हमें ये मौका मिलता है कि अपना सरकार को चुनने का, है ना। तो एक वेरिफाइबिलिटी की बात है कि जिसको मैं समझता हूँ कि मैं उसको मैलिफाइड ही नहीं समझता हूँ, पर एक ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट है, जो भी उसको कहिए। हम यही इलेक्शन सालों तक जो है बैलेट बॉक्स में जनता खुद डालते थे वैसे करके आए हैं, और अभी जो है हम उनको एक यस नो करने का भी मौका नहीं देता कि हाँ या ना, मान लीजिए हाथ में नहीं देना है तो हाँ या ना तो जब देने का मौका दीजिए कि हाँ मैं इन्हीं को वोट दिया था, या फिर ना है तो तभी वो दिखा सकता ना लोगों को, देखिए मैंने वोट इनको दिया था और ये गलत आ गया है, तो वो तो कर सकते, पर वो हाँ या ना
क्योंकि yes or no is very important to verification. How do you verify? You know, it requires an agency from the other side. तो वो एक चला गया. और जो दूसरी बात थी वो थे ऑडिट का. ऑडिट तो बहुत सिंपल एक स्टैटिस मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, अगर आपकी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए आपको 99% चाहिए, मान लो 99.9 चाहिए, और मान लो कितने पे चाहिए, एक ईवीएम भी नहीं हो, 2 ईवीएम ना हो, 3 ईवीएम ना हो, उस पे चाहिए, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपकी मार्जिन पे. मान लीजिए 10,000 का है तो आपको इनफ 99% पर 10 ईवीएम की चाहिए होगा आपको, तो इट्स अप टू यू. बट एक पॉपुलेशन साइज के बेसिस पे, एक मार्जिन के रिक्वायरमेंट पे, और आपकी जो कॉन्फिडेंस चाहिए उस हिसाब से आपको एक सैंपल पे लाना था कि कितना सैंपल आपको, क्योंकि ऑडिट करना जरूरी है कि कंट्रोल यूनिट की वोट और वीवीपैट की वोट, ये दोनों के बीच में ऑडिट करना जरूरी है कि हमने एक प्रॉपर स्टैटिस्टिकल होना जरूरी है. पर जब वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया, कमीशन ने कहा कि हमें अपनी प्रोसेस पे इतनी ज्यादा विश्वास है, वीवीपैट तो सिर्फ क्योंकि आपने बोला इसलिए हमने कर रहे हैं, आप नाम के वास्ते हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक वीवीपैट जो है काउंट करके दिखाएंगे. एक एक क्यों पता नहीं, मतलब इट्स लाइक यू नो, चलो एक कर लो, तुम देख लो, मतलब है ना, ऐसे तुम देख लो, तुम्हारे लिए मतलब ऐसा कोई स्टैटिस्टिकल रीजन नहीं है, स्टैटिस्टिकल वजह नहीं है. व्हाट इज वांट लाइक इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, डजंट मैटर ऑल किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो 2000 बूथ का है, कुछ तो है 300 बूथ का है, मतलब उसमें क्या फर्क पड़ता है कि एक करने से. तो वो आपने कर लिया. उसके बाद खैर इट इज इवन वर्स, क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट गए कुछ लोग, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट वगैरह देख के इतना मिनिमम करना चाहिए ये वो करके, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे इतना वो बहुत ज्यादा लग रहा है, एक काम करो 5 कर लो. ठीक है, तो वो 5 क्यों भगवान जाने, 1 से 5 आया, वो 3 था, 4 था, क्या था, नोबडी नो. देयर इज नो रीजन फॉर 1, देयर इज नो रीजन फॉर 5, देयर इज नो रीजन फॉर 4. आइडियली हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यू विल डू अ प्रॉपर एनालिसिस. मेरा पॉपुलेशन साइज जो है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना है, मुझे एक ईवीएम भी गलत नहीं चाहिए, तो 99.9% या 99% कॉन्फिडेंस पे चाहिए, उस हिसाब से मुझे इतना सैंपल चाहिए, उस सैंपल पे मैं करूंगा. ठीक है, तो दैट इज हाउ यू विल डू इट इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी. जब आप करेंगे तो आपका जो ऑडिट पार्ट है वो 100% हो जाता है. हमने उसको पूरा ही सरेंडर कर लिया, एंड देयर आर इनफ पेपर्स ऑन इट जो लोगों ने लिखे कि हमारे कैसे जो स्टैटिस्टिक्स सैंपलिंग जो है ऑडिट के लिए वो कितना ज्यादा खराब है. तो यहाँ पे एक दूसरा जो आया, तो जो प्रोसेस चेक्स, जो प्री वीवीपैट की जो चेक्स थे, उसको भले हमने सरेंडर कर लिया, अगर हम वीवीपैट की स्ट्रेंथ को यूज करते कि वोटर अपना वोट को वेरीफाई करे और सफिशिएंटली जो है उसको ऑडिट करे उसके साथ, तो कम से कम वो चेक तो हो जाता है कि हमने जो किया है वो प्रोसेस पूरा जो है सही है. तो वेरीफाइबिलिटी प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करें और ऑडिट साइंटिफिक तरीके से करे, तो कम से कम वीवीपैट एक स्ट्रेंथ ऐड करे. हमने ना तो एक बात बताइए करन, यहाँ पर आपने तो बहुत अच्छे से एक्सपैंड किया है क्या वल्नरेबिलिटीज हैं. आपके 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 मुताबिक, आप रिटर्निंग ऑफिसर रह चुके हैं, इसमें रह चुके हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हैं, आप बहुत इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं. आपके मुताबिक क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का कोई एक वे है जो इन सब खामियों को हटा सके, या हमें वापस बैलेट पेपर में चले जाना चाहिए जो कि सारे मोस्ट देश करते हैं, क्योंकि कुछ भी करें क्योंकि एक तो शक रह जाएगा ना यहाँ पर. हाँ जी, मैं जैसे मैंने बहुत पहले से बताया कि 2-3 प्रिंसिपल्स है जो कि हम अगर फॉलो करें तो प्रोसेस सेकेंडरी हो जाता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं कि एक तो जो कहा कि जो कास्ट एज इंटेंडेड, रिकॉर्डेड एज कास्ट और काउंटेड एज रिकॉर्डेड, ये अगर 1 to 1 कर सकते. या दूसरा जो कहा कि अगर वोटर अपना वोट वेरीफाई कर पाए, इफ द वोटर इज एबल टू वेरीफाई पर वोट एट द टाइम ऑफ वोटिंग, और जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट्स है, वो अब काउंटिंग के टाइम अगर वेरीफाई कर पाए अपने काउंट, अगर ये दो एंड पे अगर वेरीफाई, एंड टू एंड वेरीफाइबिलिटी कर पाए, तो आपकी एक दूसरी बात आ गई कि हाँ ये प्रोसेस जो है मेरा सही है. इसके बीच में आप जो करना है कर सकते हैं. जो आपकी प्रोसेस, अगर ये, मैं समझता हूँ कि ये जो डिमांड्स है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ वोटिंग है, अगर इसको आप वेरीफाई करें तो उस पर आप जो भी करना है कर सकते हैं. इससे बचने का जो है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सरेंडर करे. और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स जो दे रहे हैं कि वीवीपैट काउंट करने का टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मतलब हम ज्यादा नहीं टाइम कर सकते. वो तो इलेक्शन 2-3 महीने में हम करते हैं, है ना. जितना रिसोर्स हम स्वीप एक्टिविटीज में, हर एक पोलिंग बूथ में हाथी से लेके जाते हैं, हेलीकॉप्टर से लेके जाते हैं, 17 किलोमीटर पैदल करके जाते हैं, हर एक इंसान से हम बोलते हैं कि आप वोट डालिए, एवरी वोट काउंट्स, बट वी डोंट काउंट द वोट. दैट इज अ प्रॉब्लम, है ना. एवरी वोट काउंट्स. हम जितनी मेहनत
उनसे अपना मत डालने के लिए मेहनत करते हैं, उसका 1/10 भी वो मत का जो एक्चुअल रिजल्ट है वो काउंट करने में अगर लगाने के लिए तैयार नहीं है, 2 महीने से हम करने के लिए तैयार है, 3 महीने करने के लिए तैयार है, 7 फेज में इलेक्शन करने के लिए तैयार है, और उसका एक्चुअल काउंट करने का वक्त आता है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी में करना है। तो ये जो कि मतलब सबसे जरूरी सेक्रेट चीज है डेमोक्रेसी सबसे में महत्वपूर्ण चीज है। और उसी के लिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम जल्दी, नहीं और है, उसके मेहनत बाद जो है मेहनत नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, स्पीड, एफिशिएंसी, रिसोर्स क्रंच, दुनिया भर की बातें हम उस एक मुद्दे पे ही लाते हैं, बाकी कोई मुद्दे पे नहीं लाते, बाकी कहीं भी नहीं लाते। इतनी सारे ऑब्जर्वर्स आते हैं, एफएसटी, जेएसएसटी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितनी सारी चीजें, जहां पे नेटवर्क नहीं है हम वहां पे मोबाइल नेटवर्क शुरू करवाते हैं, तो उतना तक मेहनत करते हैं, पर वो काउंट जो करने का जो है ना, वहां पे हम जो है हड़बड़ी में है। इलेक्शंस आर नॉट अबाउट स्पीड। इलेक्शन जो है कौन जल्दी कर सकता है, कौन सस्ते में कर सकता है, कौन एफिशिएंटली कर सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, पर ये सब के बारे में नहीं है। इलेक्शन जो है करेक्टनेस के बारे में है। इलेक्शंस की मतलब होना चाहिए कि सही प्रत्याशी जो है चुन के आए, जो जनता ने जिनको वोट दिया वो सही, करेक्टनेस, सही जो प्रत्याशी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें आधा दिन पहले एक एमपी बने इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल गया। आधा दिन बाद में भी आया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वहां पे 1.5 दिन बाद आया कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पर ये क्लैरिटी है। और उसके एक और बात शायद मैं कंक्लूड करने के लिए कहूंगा, शायद लेट भी हो रहा है। हमने जब वीवीपैट लेके आया, हम एक टेक्निकल, तो अभी इतने सारे बात की वो प्रोसेस और टेक्निकल था, एक लीगल एस्पेक्ट को हमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया। लीगल एस्पेक्ट इसलिए छोड़ा हमने कि हमारा वोट क्या है। अभी हम पहले हम वोट डालते थे तो जो जो बैलेट पेपर में जो हम डब्बा लगाते थे सर, पहले तो खैर अलग होता था, 52 में तो हर एक कैंडिडेट का अलग बक्सा होता था, और हमें जो है हर एक कैंडिडेट को पहला 2 इलेक्शन में हर कैंडिडेट का अलग अलग बक्सा होता था, तो हम जिस जिस कैंडिडेट के बक्से में डालते थे उसको डालते थे। और लोग बोलने लगे रहे क्या बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल इश्यू है, थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। हमने फिर बैलेट पेपर ले आया कि पेपर में हम जिनको चाहिए उनको चुनेंगे और एक बैलेट बक्सा रहेगा जिसमें हम डालेंगे। तो जो हमने डाला वो ठप्पा लगाया वो हमारा वोट था जिसको हम डालते थे। उसके बाद ईवीएम आया, पहले बार ईवीएम आया तो खारिज हो गया क्योंकि कानूनी व्यवस्था नहीं था उसके लिए। 80s में जब आया कि इलेक्ट्रॉनिक वोट जो है वोट का डेफिनेशन में नहीं आ रहा था, तो पर हमारे प्रोसेस जान लीजिएगा, तो हमने ईवीएम लिया तो वापस फिर बैलेट में गए, और बाद में कानून चेंज किया, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स चेंज किया, इलेक्ट्रॉनिक वोट को जो है वोट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वोट माना गया। उसके बाद हमने ईवीएम लेके आया, तब हमारा वोट क्या हुआ, जो कंट्रोल यूनिट पे रिकॉर्ड होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको हमने वोट मानने लगा। जब वीवीपैट इंट्रोड्यूस हो गया एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया इसमें। अभी मेरा एक्सप्रेशन एक है, मेरा जो इंटेंट है वो एक है, पर रिकॉर्ड जो है 2 जगह पे हो रहा है। एक जो है वो पर्ची जिसको मैंने देखा, और एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसकी गिनती हो रही है। अभी प्रॉब्लम यह है, जिस रिकॉर्ड को वोटर ने देखा है उसकी गिनती नहीं हो रही है, और जिसकी गिनती हो रही है उसको वोटर ने देखा नहीं है। ये जो डायकोटोमी आया है अभी कि हमने जो जिसको वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई नहीं मतलब कम से कम देखा है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं, और जिसको हम काउंट करते हैं उसको हम वोटर ने वेरीफाई नहीं करते। तो ये इसका भी डेफिनेशन जरूरी है कि इस अगर इस 2 रिकॉर्ड है तो इसमें से ऑथेंटिकली वोट कौन सा है, इसमें से एक लीगल सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर लीगली हमारा वोट क्या है, क्या है। मेरा वोट, इन दोनों में से मेरा एक ही वोट है, उसमें से ये पर्ची है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ये बता दीजिए। क्योंकि अगर पर्ची है तो पर्ची काउंट करना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो हमें ये दिखा क्या रहा है, मतलब इसका क्या वैल्यू है जो हमें दिखा रहा है, जिसका वैसे भी आप कुछ करने वाले नहीं हो तो फालतू में दिखा रहे हैं हम, तो काउंट तो आप उसी को कर रहे हैं, वोट भी वही है। तो ये जो सवाल उठ जाता है, और यहीं पे मतलब कमीशन का खुद अगर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स देखेंगे तो उसमें 56(4) डीजे उसमें कहते हैं कि अगर कंट्रोल यूनिट के रिकॉर्ड और वीवीपैट के रिकॉर्ड के बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी है, इस दोनों के बीच में जहां पे भी काउंट होता है, मान लीजिए वो 5 काउंट होता है, 1 काउंट होता है, तो वीवीपैट की रिजल्ट को हम सही माना जाएंगे और कंट्रोल यूनिट की जो रिजल्ट है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये अगर इसको एक्सपैंड करे इस स्टेटमेंट को, मैं समझता हूँ कि सोच समझ के नहीं किया है, क्योंकि इसको अगर इसको एक्सपैंड करे तो यहाँ पे कमीशन ये एडमिट कर रहा है कि सीयू का रिजल्ट जो है गलत हो सकता है, क्योंकि तभी तो हम उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। दूसरी बात जो कमीशन कह रहे हैं, इनमें ये 2 रिकॉर्ड में से मैं वीवीपैट स्लिप को सही रिकॉर्ड मानता हूं,
मेरा जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड जो है, कमीशन खुद कह रहे हैं कि मैं वीवीपैट स्लिप को मानता हूँ। तो फिर नेचुरल सवाल ये उठता है, अगर आप खुद ही पेपर स्लिप को ही मानते हो वोट या सही रिकॉर्ड, तो आप काउंट दूसरी चीज का क्यों कर रहे हो? तो काउंट वही चीज, उसी चीज का करो ना जिसको आपने खुद बोला है कि सही सही रिकॉर्ड है, वोट है। सही वोट है। तो ये इसलिए मैं जो लिखा भी था उस वक्त, मुझे लगता था कि वीवीपैट का जो इंट्रोडक्शन है कहीं ना कहीं जुगाड़ था, एक लेवल पे नहीं, कई सारे लेवल पे एक जुगाड़ था। और उसमें हम फंसे हुए हैं। अब बहुत सारे एक्स सीईसी से, इलेक्शन कमिश्नर से, उन सबसे पूछेंगे, वो 2-3 चीज की बोलेंगे, मॉक पोल में तो सब सही आ रहा है, मॉक पोल में तो सब सही आ रहा है। वो मॉक पोल कब का रिडंडेंट हो चुका है, उसमें नहीं जाता। या दूसरे बोलेंगे कि हमने बोला था ना कि हैक करने के लिए आके, तब तुमने क्यों नहीं हैक किया आके, है ना? हमने बोला था, हैकाथन किया था 2017 में या 16 में, तब क्यों नहीं हैक करे? पहली बात तो उस वक्त आपने कोई फिजिकल एक्सेस या वीवीपैट के साथ वो सब किया नहीं था। और दूसरी बात जो है, वो आर्ग्यूमेंट ही गलत है। अगर कोई आपको ये कहे कि आपकी घर का, मैंने उस वक्त बात कर रहे थे कि आपका दरवाजा खुला है या फिर आपके खिड़की में किसी ने पत्थर किया है, उसको ऐसे लग रहा है कि टूटा हुआ है, आप जरा देख लीजिए। अगर कोई ये कहेगा आपको, तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि ये पहले तुम आके चोरी करके दिखाओ उसमें से, तभी मैं मानूंगा कि वो कुछ हो सकता है। एक सेंसिबल तभी मैं खिड़की सुधारूंगा, तभी मैं विंडो बनाऊंगा। सेंसिबल इंसान पूछेगा, अरे भाई क्या हो गया, मैं देखता हूँ क्या है, उसको मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ी ना बोलेगा, अच्छा तुम पहले बताओ कि चोरी क्या हुआ, तो चोरी करके दिखाओ। जो और तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट जो उसका मैं समझता हूँ कि इट इज अगेन जो एक, सॉरी आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट, आई थिंक विल कंटिन्यू लेटर, या सॉरी। कूल। नहीं, आपने जो कहा बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण चीज था। आप जो कह रहे हैं, जो आपने जो एंड में जो उदाहरण दिया कि आप बस ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई साहब, आपके घर में जो खिड़की है वो फूटा हुआ है, इस फूटने की वजह से चोर अंदर आ सकते हैं, प्लीज जो खिड़की को है उसको बना दीजिए, हाँ ठीक है, नया नया खिड़की लगा दीजिए। आप यही कह रहे हैं, और उम्मीद रहेगी कि इलेक्शन कमीशन ये सुन रहा है और इसको ठीक से समझ रहा है कि ये वल्नरेबिलिटीज जो आई हैं हमारे वोटिंग प्रोसेस में, जो कि लोकतंत्र का सबसे सेक्रेड हिस्सा है, सब बाद में आता है, पहले वोटिंग आता है। जो आप कह रहे, जो प्रजा है, जो हमारे हुक्मरानों को सॉवरेनिटी ट्रांसफर करती है, उसका जरिया है वोटिंग। प्रजा और अगर नहीं उसी, नागरिक, हाँ, प्रजा नहीं नागरिक। प्रजा नहीं नागरिक, वेरी गुड पॉइंट। तो मेरी भी जबान फसल गई। नागरिक जो अपने रूलर्स को वो अपने सॉवरेनिटी ट्रांसफर करता है, जो पावर ट्रांसफर करता है, वो वोटिंग के जरिए होता है। और अगर ये सबसे सीक्रेट पार्ट है, अगर इस पर कोई भी सवाल उठाए, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी होती है कि वो सवाल को आंसर करे और सबको संतुष्ट करे, जो कि मेरे ख्याल से आज अभी इस वक्त पर नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये है स्क्रॉल आइडियाज विद मी शोएब दानियाल। आपने तो गोदी मीडिया पर बहुत कंप्लेन किया होगा, बहुत अड्डा दिया होगा, कहा होगा कि मीडिया इकोसिस्टम बहुत खराब हो जा रहा है, जो पावर है उन पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर इसके लिए अगर आपको सही में कुछ करना है, कदम उठाने हैं, ठोस कदम उठाने हैं, तो आप जो स्वतंत्र मीडिया है, जो आजाद मीडिया है, उसको प्लीज सपोर्ट करिए। आप जाइए scroll.in/contribute और आप स्क्रोल को सपोर्ट करिए, ताकि हम ये सवाल बार बार जो पावर में है उनके खिलाफ उठा सके, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच कन्नन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू व्यूअर्स।